हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम्स के बारे में मैं आपको पहले भी जब केंद्रक के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तब भी मैं आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बता चुकी हूँ एक बार कि जो क्रोमेटिन जाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है केंद्रक के अंदर, उन्हीं को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले मेरे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणसूत्र होते क्या हैं, गुणसूत्र की डेफिनेशन क्या होती है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली महीन धागे नुमा संरचना जो अनुवांशिकी के वाहक होते हैं उनको गुणसूत्र बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली धागे नुमा संरचना जो अनुवांशिकता की वाहक होते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुणसूत्र की डेफिनेशन। गुणसूत्र की जो संरचना है मैं आपको एक बार पहले बता चुकी हूँ कि जो जैसी एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इसी केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी क्रोमेटिन जाल जैसी जो मैंने आपको संरचना बताई थी वो एक्चुअल में गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये एक जाल के रूप में उपस्थित होते हैं। कुछ जो कोशिका विभाजन की अवस्थाएँ आती है तो उसी के दौरान इनका आकार बदलता रहता है। कोशिका विभाजन की अवस्था के दौरान, जैसे ये हमारी कोशिका विभाजन की जो पूर्वावस्था होती है यानी प्रोफेज अवस्था होती है, उसके अंदर ये क्रोमेटिन जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। धीरे धीरे जो सेकंड अवस्था होती है मेटाफेज, उसके अंदर ये कुछ अलग हो जाते हैं, इस प्रकार से पूर्ण गुणसूत्र के रूप में बदल जाते हैं। और जब थर्ड एनाफेज अवस्था आती है उस दौरान हम गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गुणसूत्र एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। तो दोस्तों, ये था नॉर्मली इसके बारे में। आगे देखते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1875 में सबसे पहले इन्होंने गुणसूत्र को कोशिका विभाजन की प्रावस्थाओं में देखा था। और इनके बाद में कुछ साइंटिस्ट और भी आए हैं, जैसे टन और बावेरी। इन्होंने भी अपने कुछ गुणसूत्र को लेकर अपनी परिकल्पनाएं दी है कि किस प्रकार से गुणसूत्र केंद्रक के अंदर अनुवांशिक स्थिति लिए हुए उपस्थित रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं गुणसूत्रों के बारे में। सभी जो कोशिकाएं हैं उत्तक है, सभी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे हमारी सेल्स है, हमारी सेल्स के अंदर, हमारी एक कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 40 गुणसूत्र। उसी प्रकार अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग हमारी, यानी कि हम होमो सैपियंस हैं, जैसे गेहूँ है, गेहूँ के अंदर ये 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी प्रकार अलग अलग मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, मेंढक, कॉकरोच, जो भी है, अलग अलग जितने भी सेल्स हैं उन सभी के अंदर अलग अलग आकार, अलग अलग संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के यानी होमो सेपियंस के गुणसूत्र की बात करेंगे। तो हमारे अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 40 गुणसूत्र। टोटल 40 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये गुणसूत्र होते हैं ये जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि 40 के जोड़े करें तो 23 पेयर्स। इसमें भी जो दो प्रकार के होते हैं, एक होती है काय कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। तो जो काय कोशिका होती है उसमें 2n प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो जनन कोशिका होती है उसमें n प्रकार के। n का मतलब है कि इसमें सिर्फ आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसके अंदर जैसे 46 गुणसूत्र एक कोशिका में पूरे हैं, एक कोशिका में, तो इसके आधे करेंगे तो कितने होंगे? 23। तो जो जनन सेल होती है उसके अंदर 23 गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और
कायिक कोशिका के अंदर 46 गुना यानी 23 का 2 गुना 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे अंदर जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके अंदर 44 गुणसूत्र तो और 2 गुणसूत्र लैंगिक होते हैं। ये 44 गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होते हैं। जैसे मेल हो तो उसके अंदर ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई गुणसूत्र होते हैं। तो 22 और 22 44 और 2 ये एक्स और वाई मिलके 46 गुणसूत्र। उसी प्रकार जो फीमेल होती है उसके अंदर भी 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। तो ये भी टोटल कितने हो गए 46 गुणसूत्र। तो ये थे होमो सेपियंस के गुणसूत्र। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं इनका आकार कितना होता है। जो मानव कोशिका होती है उसके अंदर ये लगभग 5 म्यू तक लंबे होते हैं। अगर हम लोगों को गुणसूत्र का सही आकार देखना है तो हम लोग कोशिका की पश्चावस्था में इसका बिल्कुल सही आकार देख सकते हैं। इसकी पश्चावस्था में ही गुणसूत्रों का सही आकार हमें देखने को मिलता है। तो आकार के आधार पर ये जो गुणसूत्र है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं गुणसूत्र की संरचना के बारे में। गुणसूत्र की संरचना के कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो संरचना है इस पूरे को हम टीलोमियर्स बोलते हैं। और इसके बाद में ये कुछ अंदर की ओर बीच की ओर धंसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। इसी प्रकार ये आगे जाके कुछ इस प्रकार से फिर से ऐसे धंसेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्वितीय संकीर्णन। और इसके बाद में ये देखो ये कुछ अंदर क्रोमोसोम ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ ये केंद्रिका संगठन होता है और इसके नीचे ये डीएनए अलग से पार्ट होता है, गुणसूत्र के नीचे छोटा पार्ट अलग है, इसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। तो दोस्तों ये इसकी संरचना है। आइए इसके अलग अलग भागों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? गुणसूत्र की सबसे बाहरी सतह या फिर जो परत है, गुणसूत्र के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है उसको हम पेलिकल बोलते हैं। तो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है मैट्रिक्स। गुणसूत्रों के बीच में कुछ अर्ध तरल जैसा पदार्थ भरा रहता है जो गुणसूत्र की संरचना बनाए रखता है। उनको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ही आधात्री या फिर कुछ तरल पदार्थ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट इसका। राइटिंग तो मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आई होप फिर भी आपको समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा है। चलो देखते हैं थर्ड नंबर क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा क्या होता है? मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ये जो अंदर 2 कुंडलन जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको हम क्रोमोनिमा बोलते हैं। गुणसूत्र के अंदर पाई जाने वाली कुंडलित संरचना क्रोमोनिमा कहलाती है। और ये जो क्रोमोनिमा होते हैं ये जो कोशिका विभाजन की अवस्थाएं होती है उनमें अलग अलग आकार की हो सकती है। यानी कि ये जो कुंडलन है फर्स्ट और सेकंड इनमें आकार में डिफरेंस हो सकता है दोनों में, तो इनकी स्थिति बदलती रहती है जब कोशिका विभाजन होता है। तो फोर्थ नंबर देखते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स मैंने आपको दोस्तों इस डायग्राम में शो नहीं करवाया है, लेकिन अगर हमें गुणसूत्र की संरचना नॉर्मली प्रकार से देखते हैं इस प्रकार से, ये मतलब दिखाई ना देने वाला, इसको जूम करके देखते हैं तभी इसका ये जो रूप है ये हमें दिखाई देता है, लेकिन नॉर्मली ये इस प्रकार से कुछ दिखता है। तो इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स बोलते हैं। यानी कि गुणसूत्र पर पाई जाने वाली कणिका में संरचना क्या कहलाती है?
क्रोमोमियर्स। और ये जो क्रोमोमियर्स है यही अनुवांशिक किसी एक लक्षण के लिए अनुवांशिक जीन का इन्हीं के अंदर निर्माण होता है। आगे देखते हैं इसकी संरचना का अगला पार्ट देखते हैं। अगला भाग कौन सा है इसका? 5 नंबर है सेंट्रोमियर या फिर गुणसूत्र बिंदु। तो सेंट्रोमियर क्या होते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के बीच में कुछ संकरा या संकीर्ण भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। तो इस संरचना में मैंने आपको यहाँ पे कुछ संकीर्ण भाग आपको बोला था, प्राथमिक संकीर्णन। तो ये जो प्राथमिक संकीर्णन है इसी को हम सेंट्रोमियर बोल सकते हैं या फिर गुणसूत्र बिंदु, क्योंकि इसी जगह पे गुणसूत्र की संरचना निर्धारित करता है और गुणसूत्र की गति में सहायता प्रदान करता है। इसी के द्वारा जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं इसी के द्वारा पुत्री गुणसूत्र यानी इससे बनने वाला नया गुणसूत्र जुड़ा होता है, यानी कि रेप्लिकेटेड डीएनए बोलते हैं जिसको, वो इसी के आगे जुड़ा होता है। यहाँ से आगे इस स्थान से, जैसे ऊपर वाला स्थान है, यहाँ के जो बेस पेयर है वही सेम बेस पेयर इस गुणसूत्र बिंदु के नीचे से भी स्टार्ट होते हैं। यहाँ सेंट्रोमियर से नीचे जो डीएनए है वो फिर से रिपीट होता है, इसलिए रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं इसको। और इसका जो सेंट्रोमियर है इसको हम अन्य नाम काइनेटोकोर से भी जानते हैं। तो ये था सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु। और दोस्तों जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र है 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मध्य केंद्री, सेकंड होता है उपमध्य केंद्री, उप अंत्य केंद्री और फोर्थ नंबर है अंत्य केंद्री। तो जैसे दोस्तों ये एक गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में अगर ये जो सेंट्रोमियर की स्थिति गुणसूत्र के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे मध्य केंद्री। और अगर गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति मध्य से थोड़ी हटकर है तो उसको बोलेंगे उपमध्य केंद्री। और उप अंत्य केंद्री का मतलब है कि मध्य से हटकर और अंत से भी थोड़ा, और अंत्य केंद्री का मतलब होता है कि गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल अंत में होता है या फिर होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे इसके 4 भाग। आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुणसूत्र की संरचना के आगे के भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।